तो हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आज सभी पता था कि आज आपका डीडीयू का बीएससी का फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का एग्जाम था। आई होप कि आपके एग्जाम बहुत अच्छे गए होंगे, क्योंकि एग्जाम इसलिए अच्छे गए होंगे क्योंकि आप लोग सारे प्लेलिस्ट को फॉलो किए होंगे। और जो लोग प्लेलिस्ट को फॉलो किए होंगे उनको ऑलरेडी अंदाजा मिल गया होगा सर कि मेरा एग्जाम ऑलरेडी अच्छा गया है। ठीक है, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में आपके जितने भी यूनिट वाइज हम लोग एमसीक्यू सॉल्व किए थे, इंपॉर्टेंट थ्योरी पोर्शन को डिस्कस किए थे, साथ ही साथ वन शॉट को डिस्कस किए थे, पीवाईक्यू को डिस्कस किए थे, तो वहीं पे कहीं ना कहीं हेर फेर होके आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, यहीं से आपके क्या हुआ है सर, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछने का जो तरीका था एग्जामिनर का, वो डायरेक्ट नहीं था। फिर बता दूं कि जो क्वेश्चन पूछने जो तरीका था एग्जामिनर का, वो डायरेक्ट नहीं था। वो डायरेक्ट इसलिए नहीं था क्योंकि वहां पे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दिया था। अगर आपने सारे प्लेलिस्ट को फॉलो किया था, ठीक है, सारे वीडियो मेरे देखे थे, तो जो कॉन्सेप्ट आपको बताता था, जो क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट, जैसे सपोज कोई भी क्वेश्चन है उसके पीछे जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताते थे, उसी सभी कॉन्सेप्ट से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को आए हैं। ठीक है, तो जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर था उनका एग्जाम अच्छा सा गया होगा। ठीक है, ये आपसे हम उम्मीद करते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का अपना आंसर की। जो डीडीयू आज जूलॉजी का आपका एग्जाम था उसका आंसर की हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अपना पेपर निकाल लीजिए। पेपर निकालने के साथ पेन भी ले लीजिए और अपने क्वेश्चन पेपर पे मार्क करते चलिए कि सर फर्स्ट का मैं ये लगाया था, सेकंड का ये लगाया था। ठीक है, जिसका आपको एनालिसिस मिल जाएगा सर आउट ऑफ 50 मेरे कितने क्वेश्चन करेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, और लास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि क्या सर मेरे 50 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं आपके आंसर की के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए बिना डिले के लिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का आपका क्या पहला क्वेश्चन पूछा गया था। एक सेकेंड हमें दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ। बस एक सेकंड और दे दीजिए, आपका ये चीज देख लूं। ठीक है, सब चीज वेल डन है। ठीक है, चलो अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि अपना पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे। पहला क्वेश्चन देखो, ये बहुत बार हम लोग पढ़े थे और हर बार ये क्वेश्चन पढ़ते थे कि सेल थ्योरी वाज गिवन बाय। आप लोगों को ये रट्टा हो गया होगा कि सेल थ्योरी किसके थ्रू दिया गया था सर, तो स्लेडन एंड स्वान के थ्रू दिया गया था। आज हम लोग कॉन्सेप्ट को पे नहीं, मतलब इसको क्वेश्चन को ब्रीफली डिस्कस नहीं करेंगे, केवल हम लोग आंसर की पे ध्यान देंगे। ठीक है, अपने आंसर पे ध्यान देंगे क्योंकि हम लोग पूरा डिस्कशन ऑलरेडी हम लोग पिछले 1-2 महीने में बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था, कैसा क्या था, सारा चीज हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, अपना आंसर मिलाते चलिए। तो पहला ऑप्शन आप लोग जितने लोग मिलाए थे, लगाए हो स्लेडन एंड स्वान, उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अपने क्वेश्चन पेपर में इसको मार्क कर लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑरिजिनेटेड फ्रॉम, क्या पूछ रहा है सर, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसको ईआर के नाम से जानते हैं, वो कहां से ऑरिजिनेट होता है, उसकी उत्पत्ति कहां से होती है। तो क्या न्यूक्लियस से होती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होती है न्यूक्लियोलस से, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। याद करो हम आपको बताए थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ऑरिजिनेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होती है। कहां से होती है सर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होती है ना। तो कुछ लोग आप लोग न्यूक्लियस भी लगा दिए होंगे, कुछ लोग न्यूक्लियोलस भी लगा दिए होंगे, लेकिन यहाँ पे मोस्ट एप्रोप्रिएटेड आंसर आपका एग्जामिनर क्या चुनेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो दिया नहीं, यानी कि न्यूक्लियस यहाँ पे आपको करेक्ट कर देगा। ठीक है, चलो अब ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि ए और सी में आपको क्या देता है, लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी आपका ए का रहेगा, न्यूक्लियस का रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। याद करो सेल डिवीजन वाली टॉपिक जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे, वहां पे दिया था सर कि सिस्टर क्रोमेटाइड्स आर, जो सिस्टर क्रोमेटाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन पढ़ने पे ही आपको क्लियर हो जाएगा। दे आर द क्रिएटेड व्हेन द डीएनए रेप्लिकेटेड, जब डीएनए रेप्लिकेटेड होता है तब ये क्रिएट होता है सिस्टर क्रोमेटाइड्स, पहले तो होता नहीं है, तो ये बात सही था अपना। दूसरा देखो, दे आर सेपरेटेड ड्यूरिंग द माइटोसिस, ये जो सिस्टर क्रोमेटाइड्स थे, है ना, ये जो सिस्टर क्रोमेटाइड्स थे ये कब सेपरेट हो जाते थे सर, जब माइटोसिस होता था उस दौरान ये सेपरेट हो जाते, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। सी देख लो क्या कि दे आर अटैच्ड टू द सेंट्रोमियर्स प्रीफर टू द डिवीजन, जब ये डिवीजन होता है उस समय ये क्या होता है सर, सेंट्रोमियर से अटैच हो जाता है, तो ये भी बात सही है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर डी लगाए होंगे ऑल ऑफ द अबव, यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 का आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का डी जितने लोग लगाए हो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट हो जाने वाला है। अपने क्वेश्चन पेपर में देख लीजिए कि हम डी लगाए हैं या फिर बी लगाए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर आप ए बी सी के अलावा डी के अलावा इन सब में से कोई भी लगा तब आपका गलत हो जाएगा। डी यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो 5 देखो, सॉरी 4 देख लो।
क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास, क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग अकर्स ड्यूरिंग। ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है ये कब होता है ना, ये क्रॉसिंग ओवर होता है कब होता है, तो आपको याद करो बताए थे सर, क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज 1 के दौरान, यहाँ पे अगर यहाँ पे प्रोफेज दिया हुआ है, प्रोफेज 1, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज 1, साइटोकाइनेसिस दिया हुआ है, तो यहाँ पे यानी कि इसका मतलब बात कर रहा है सर हम प्रोफेज 1 को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। प्रोफेज 1 में क्या होता है सर, क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन पेपर में अपना मार्क भी करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या पूछा हुआ था सबसे। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन इस स्टेटमेंट को पढ़ते ना तो आपका आंसर निकल जाता। आई होप कि आपका ये ऑप्शन भी करेक्ट हुआ होगा। कैसे देखते हैं, क्या दे रहा है सर, द प्रोसेस बाय विच ए सेल सीक्रेट मैक्रोमोलिक्यूल्स। ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल क्या सीक्रेट कर रहा है सर, मैक्रो मॉलिक्यूल्स को सीक्रेट कर रहा है बाय फ्यूजन ऑफ ट्रांसपोर्ट वेसल्स टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ये फ्यूज होता है तो वहां पे क्या प्रोड्यूस करता है, हिंदी में देख लीजिए कि कोशिका द्वारा बृहद श्रावण की प्रक्रिया जिसके परिवहन फुट्टी के का संतयन प्लाज्मा झिल्ली से होता है ना, इसको क्या कहते हैं, तो पिनोसाइटोसिस नहीं कहते हैं, फेगोसाइटोसिस नहीं कहते हैं, एंडोसाइटोसिस नहीं कर रहे हैं सर। क्या हो रहा है सर, सीक्रेट हो रहा है, बाहर की तरफ सीक्रेट हो रहा है। यहां से भी आप लोग इंडिकेट कर सकते थे, जो बाहर का साइड सीक्रेट होता है सर उसको एक्सोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। तो यानी कि जितने लोग यहाँ पे डी ऑप्शन लगाए हो, यहाँ पे सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ रही है। चलो डी अगर लगाए हो तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक अभी हम लोग सॉल्व किए हैं, पांचों क्वेश्चन आपके करेक्ट हो चुके हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि सक्सेसफुल रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, किसकी बात कर रहे हैं सर, डीएनए की रेप्लिकेशन होने के दौरान किसकी जरूरत नहीं पड़ती। ऑप्शन को, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, हम तुमको आप लोग को हमेशा बताए थे जब भी क्वेश्चन मिले तो क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए, है ना। नॉट वाला दिया उसको सबसे पहले अंडरलाइन कर लीजिए, आपको ट्रिक बताए हुए थे, तो जितने लोग ये फॉलो किए होंगे वहां पे ये काम कर गया होगा। मेरा वाला क्या दिया है सर, डज नॉट पूछा जा रहा है। अब याद करो डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान सर एटीपी का रहना जरूरी है, जब तक एटीपी नहीं रहेगा तब तक वहां पे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। ये बात तो सही हो गया सर। सर न्यूक्लियर एंजाइम की भी आवश्यकता पड़ेगी सर, डीएनए टेम्पलेट की भी आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन राइबोसोम की कोई आवश्यकता नहीं होती है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान आपका जो भी राइबोसोम है इनकी उपस्थिति यहाँ पे नहीं रहती है। ठीक है, यहाँ पे हमसे नहीं पूछा था, निगेटिव पूछा था, यानी कि यहाँ पे राइबोसोम जितने लोग लगाए हो, है ना, यहाँ पे तो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि द ग्लाइकोकैलिक्स इज प्रेजेंट इन, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो कहां उपस्थित होता है। ऑप्शन देख लीजिए, क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़े थे क्या, ऐसा नहीं होता भैया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, प्लास्टिड में नहीं, प्लास्टिड में नहीं होता है, गोल्जी बॉडी में नहीं होता है सर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या पाए जाते हैं सर, ग्लाइकोकैलिक्स पाए जाते हैं, जो कहीं ना कहीं अटैचमेंट के लिए, एडहेशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता था। चाहे वो प्रोकैरियोट्स की बात कर लें या फिर आपके यूकैरियोट्स, बैक्टीरिया में भी ग्लाइकोकैलिक्स देखने को मिलता था। आपको बहुत बार ये चीज बता चुके थे, वन शॉट में भी बताए थे, पीवाईक्यू जब सॉल्व कराए थे तभी बताए थे भैया, और जब यूनिट वाइज हम लोग सॉल्व कर रहे थे यूनिट नंबर 1, वहां पे भी एमसीक्यू आपको ये चीज देखने को मिला था। बात समझ में आ रही है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका 7 का जितने लोग बी लगाए हो उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि द न्यूक्लियर डीएनए रेप्लिकेट्स इन, याद करो कितने दफा इसको बता चुके हैं भैया कि जो न्यूक्लियर डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ये जितने लोग सेल साइकिल का थ्योरी देख के गए होंगे, है ना, वन शॉट देख के गए होंगे, सेल साइकिल का एमसीक्यू देख के गए होंगे प्लेलिस्ट से, उनका ये क्वेश्चन करेक्ट हो गया होगा। क्या दिया है सर, न्यूक्लियर डीएनए रेप्लिकेट इन विच फेज। अब जो न्यूक्लियर डीएनए हो रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है, वो किस फेज में होता है, तो याद करो आपको बताए थे सर, कल ही बताए थे G1 S G2 और M, ये फेज होता है अपना। तो एस फेज में क्या होता है सर, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है सर, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ये तो कल भी हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो कल का वीडियो जितने लोग देखे थे वहां से भी आपका ये करेक्ट हो जाता। एस फेज अपना यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखना। तो जितने लोग एस फेज लगाए, ऑप्शन नंबर सी लगाए हो, यहाँ पे सभी का क्वेश्चन क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाए सर, 8 नंबर तक किए हैं, 8 में आप लोग का हम ऐसा उम्मीद है कि आपका 6+ क्वेश्चन करेक्ट हो रहे होंगे अभी तक। ठीक है, चलो 9 की बात कर लेते हैं। देखो ये भी हम लोग कल सॉल्व किए थे, है ना, ये भी कल सॉल्व किए थे। क्या था सर, क्रोमेटाइन्स इज मेड अप ऑफ,
ये जो क्रोमेटीन है ये किससे मिलकर बना होता है? तो याद करो कल हम लिख लिख के बताए थे सर, आप बताओगे सर डीएनए और प्रोटीन, है ना, डीएनए और प्रोटीन। आरएनए यहां पे कम प्रायोरिटी देते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में ही आपको दिख जाता है सर आपका डीएनए एंड प्रोटीन। ये कल हम कई दफा आपको बताए थे, है ना, कई दफा इसको बताए थे। कुछ लोग डीएनए आरएनए प्रोटीन भी मानते हैं, लेकिन उससे ज्यादा प्रायोरिटी आपका डीएनए एंड प्रोटीन को दी जाती है। तो ये बात हम कल भी बताए थे, और देखो आज के एग्जाम में पेपर में ये छप गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। और एक बार मिलाते चलना सर, मेरे कितने क्वेश्चन आपके क्लास से आए हैं, ठीक है। मेरी इसी उम्मीद है कि 30 प्लस क्वेश्चन जो है ना वो अपने पीवाईक्यू से कहीं ना कहीं सर्कुलेट हुए हैं। एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं, है ना, लेकिन वो भी डायरेक्ट तो नहीं पूछे जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता डायरेक्ट हुबहू उठा के दे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं और कुछ क्वेश्चन अपने कॉन्सेप्ट पे होते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल मस्ट पासेस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है इसमें किस टाइप के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जा रही है। तो जब भी मॉलिक्यूल्स की ट्रांसफर की जाती है तो यहां पे प्रोटीन, है ना, प्रोटीन और आरएनए ये क्या होते हैं, ये इजिली ट्रांसमिट हो जाते हैं अपने न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, है ना। तो यहाँ पे अपना आरएनए तो दिया नहीं है, यहाँ पे प्रोटीन दिए के रखा हुआ है, तो यहाँ पे हम अपना ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट कर देंगे। तो जितने लोग यहाँ पे सी लगाए हो क्वेश्चन नंबर 10 का, क्या लगाया सर, क्वेश्चन नंबर 10 का जितने लोग सी लगाए हो यहाँ पे सबका करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। बात समझ में आ रही है भैया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम लोग 11 पे आते हैं। आपसे इतनी उम्मीद हो गई सर 8+ पे आप लोग चल रहे होगे, ठीक है। आगे चलते हैं, 11 देख लेते हैं कि विच सेल ऑर्गेनेल्स फंक्शन इन द राइबोसोमल सिंथेसाइज, ठीक है। राइबोसोमल सिंथेसिस करने के लिए यहां पे कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियोलस, या फिर आपका गोल्जी बॉडी, इसमें से क्या करेक्ट किए हो। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर बात करें, और ये कई दफा बता चुके हैं कि राइबोसोमल सिंथेसिस जो होता है वो न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका के थ्रू यहाँ पे बात की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग लगाए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन द स्ट्रक्चरल हैज वेल एज द फंक्शनल, स्ट्रक्चरल हैज वेल एज द फंक्शनल रोल इज प्लेड बाय। क्या पूछ रहा है सर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की जा रही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो रोल प्ले होता है वो किसके थ्रू होता है ना, किसके थ्रू होता है भैया, क्या आपका प्रोटीन के थ्रू, लिपिड के थ्रू, कोलेस्ट्रॉल के थ्रू, या ओलिगोसैकेराइड के थ्रू ना। तो ये याद करो जब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे, पहला वीडियो, आपकी पहली वीडियो, डेमो क्लास की पहली वीडियो जो थ्योरी वाली थी, इंट्रोडक्शन जब पढ़ रहे थे तो वहीं पे ये बात की गई थी सर यहाँ पे लिपिड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शनल में इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो आपका लिपिड ही होता है। तो लिपिड जितने लोग लगाए हो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 13 देख लेते हैं। 13 क्या दिया हुआ है कि द फंक्शनल ऑफ द गोल्जी बॉडी, जो गोल्जी बॉडी होती है ना, गोल्जी काय होती हैं, उनका कार्य क्या होता है, क्या प्रोटीन प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन का, हाँ भैया ये तो बात सही है, प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। क्या ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन में, हाँ ये भी इन्वॉल्व होता है, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बात की जाती है। अच्छा, जो प्रोटीन अच्छे से सिंथेसाइज मैच्योर नहीं हो पाए थे उनको मॉडिफाई करने का भी काम करता है आपका गोल्जी बॉडी। थ्योरी वाली क्लासेस में इसको डिटेल में बताएं, और जितने बैच में बच्चे थे उनको भी हम डिटेल में इसको वहां पे नोट कराए थे। तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन जितने लोग लगाए हो यहाँ पे सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 13 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि टेस्ट क्रॉस इज है, देखो टेस्ट क्रॉस पूछ रहा है। अब आप याद करो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको बताए थे ना कि टेस्ट क्रॉस पढ़ लेना या फिर बैक क्रॉस पढ़ लेना, दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। और देखो इस बार के एग्जाम में आपका टेस्ट क्रॉस से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। टेस्ट क्रॉस क्या होता है सर, ये बैक क्रॉस विद द रिसेसिव पेरेंट, ये बात सही है, यानी कि जो रिसेसिव पेरेंट है उससे हम फिर क्या करा दें, क्रॉस करा दें उसको बैक क्रॉस। फिर दूसरा दिया बैक क्रॉस विद द डोमिनेंट पेरेंट, या हम रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराएं या फिर डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस कराते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं सर, टेस्ट क्रॉस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट हो जाएगा, है ना। ये बात आप ध्यान में रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। द फंक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस इज, क्या पूछ रहा है सर,
मैक्रोफेज का फंक्शन क्या होता है? क्या एंजाइम का सिक्रीशन करने के लिए? नहीं। क्या एनगल्फ ऑफ सेल ऑर्गेनल्स? ये भी नहीं। एनगल्फ ऑफ फॉरेन मटेरियल्स? ये भी नहीं। किलिंग इन्वेडिंग द बैक्टीरिया? जितने भी बैक्टीरिया अपने बॉडी के अंदर इंटर करते हैं वहां पे जो मैक्रोफेज होता है वहां पे उसको किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। तो जितने लोग डी बता रहे हैं यहां पे उनका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया। 15 के बाद 16 पे हम लोग आ जाते हैं। 16 देखते हैं क्या दिया है कि इंटरमीडिएट फिलामेंट इज मेड अप ऑफ। जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है ये किससे मिलकर बना होता है? याद करो, कल की वाली क्लास नहीं, उससे पहली वाली जो क्लास थी जिसमें मिक्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि ये जो नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं ना, यहाँ पे इससे मिलके ये इंटरमीडिएटेड फिलामेंट्स बने होते हैं। ठीक है, तो जितने लोग नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन पे ऑप्शन पे टिक किए उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखो एग्जामिनर आपका एसिटिन भी दे दिया, ट्यूबुलिन भी दे दिया है ना। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे आप लोग, कुछ बच्चे यहाँ पे, हमको पता है ट्यूबुलिन और एसिटिन पे भी टिक लगाए होंगे, लेकिन यहाँ पे मोस्ट एक्सेप्टेबल आंसर हो जाएगा आपका नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। देखो नहीं की बात की जा रही तो इसको हमेशा अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, हमेशा इसको अंडरलाइन कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें से कौन से ऐसे जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता आपका प्रोटीन सिंथेसिस करने के, यानी कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष रूप से प्रोटीन संश्लेषण के लिए लिप्त नहीं है? नहीं की बात की जा रही है तो टीआरएनए तो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, एमआरएनए भी इन्वॉल्व होता है, आरआरएनए भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन एसएनआरएनए यहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। तो जितने लोग सी लगाए हो यहाँ पे ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका ट्रांसक्रिप्ट दिया रहता है ना तो वहां पे भी ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे एसएनआरएनए ऑप्शन देकर रखा हुआ है तो यहाँ पे आप इसको करेक्ट करते हुए आगे चलोगे। ठीक है, तो जितने लोग सी लगाए उन सबका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 के बाद 18 पे देख लेते हैं। 18 दिया हुआ है कि विच सेल ऑर्गेनल्स प्ले द क्रूशियल रोल। क्या बोल रहा है सर? किस कोशिकांग की दवाओं में विसरण की मुख्य भूमिका है ना। यानी कि विच ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स प्ले द क्रूशियल रोल इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स को डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए कौन इन्वॉल्व होता है? तो याद करो, आपको बताए थे यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो इन्वॉल्व होता है, लेकिन उसका कौन सा हिस्सा सर? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जितने लोग भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो जितने लोग भी स्मूथ लगाए हो यहाँ पे ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ना कि स्मूथ, है ना। स्मूथ इन्वॉल्व नहीं होता, गोल्जी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता है, आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। बात समझ में आ गया? तो जितने लोग बी लगाए यहाँ पे उन सभी लोगों का ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो 19 देख लेते हैं। 19 दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन। बताइए, क्वेश्चन आपको कितनी दफा बताया है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए कौन सा एलिमेंट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है? क्या नाइट्रोजन, Na, है ना, क्या Na, क्या Ca, कैल्शियम, पोटासियम, क्लोरीन। तो यहाँ पे क्या लगाए थे? बताओ क्या लगाए हो सर? जितने लोग आप लोग कैल्शियम लगाए हो यहाँ पे सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आपका कैल्शियम आयन ही इन्वॉल्व होता है ना। क्या होता है सर? कैल्शियम आयन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जितने लोग बी लगाए हो क्वेश्चन नंबर 19 का, उनका सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया? करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आप लोग अपने पेपर में इसको मार्क करते चलिएगा। 20 पे आ जाते हैं। तो 20 देखो क्या दिया, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन दिया है कि एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ राइबोसोमल यूनिट डिपेंड्स अपॉन। क्या बात कर रहा है सर? एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ राइबोसोमल यूनिट इज डिपेंड अपॉन क्या? एमएन पे, एमजी पे, कैल्शियम पे या नाइट्रोजन पे? किस पे इन्वॉल्व होता है? राइबोसोम के घटक का टूटना और जुड़ना किस पर निर्भर करता है? तो आप लोग लगाए होगे सर मैग्नीशियम पे लगाए, एमजी पे लगाए होगे, है ना। एमजी पे जितने लोग लगाए मैग्नीशियम आयन पे, उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये थ्योरी वाले बच्चे जितने हमसे जुड़े थे उन सभी को ये थ्योरी वाले क्लासेस में इसको पढ़ाया गया था। दोनों क्वेश्चन को वहां पढ़ाया गया था और मिक्स वन शॉट में भी इसको बताए थे हम। वन शॉट जितने लोग देखोगे उसको वहां पे इस दोनों क्वेश्चन को, इस दोनों कॉन्सेप्ट को वहां पे हम डिस्कस किए थे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए ना, जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका था एग्जामिनर का, वो डायरेक्टली तो नहीं पूछा है,
लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट पे जितने लोग कॉन्सेप्ट अच्छे से देखे होंगे, है ना, चाहे वन शॉट की, पीवाईक्यू की, और आपका यूनिट वाइज क्वेश्चन पेपर डिस्कशन की, तो उसमें हम यहाँ पे इसको बताए हुए थे। चलो ये भी देख लो, क्या ये नहीं पढ़ाया गया था आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस प्रेजेंट ऑन डीएनए बट नॉट इन आरएनए। डीएनए में तो प्रेजेंट है बट आरएनए में ये प्रेजेंट नहीं है। बताओ, नहीं बताया गया था? बताया गया था आपको। यहाँ पे एडेनिन होता है, आपका गुआनिन भी होता है, साइटोसिन भी होता है, लेकिन जो थाइमिन होता है ना यहाँ पे नहीं होता है। आरएनए में होगा लेकिन सॉरी डीएनए में होगा लेकिन आरएनए में नहीं होगा। यहीं से इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाता था। याद करो थ्योरी वाले क्लासेस में इसको डिटेल में डिस्कस किए थे इसके टाइप्स के साथ, है ना, और वन शॉट में भी इसको हम बताए हुए थे। तो ये चीज आप जितने लोग थाइमिन लगाए हो यहाँ पे उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि 21 तक हम लोग आ चुके हैं और आप लोग का 21 में 16-17 प्लस क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे होंगे। अगर है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताइएगा कि सर मेरे आउट ऑफ 50 कितने क्वेश्चन करेक्ट हो गए हैं और कितने क्वेश्चन आपके क्लास से हुबहू आए हैं, है ना। ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके हमको बता दीजिएगा। 22 पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब एज द इंजन ऑफ द सेल साइकिल। याद करो जब माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग पढ़ रहे थे वहां पे इसको बात किए थे कि इंजन ऑफ द सेल साइकिल किसके नाम से जानते हैं, तो आप बताए थे सर सीडीके जो साइक्लिंग कॉम्प्लेक्स होता है ये क्या होता है, वहां पे इंजन ऑफ द सेल साइकिल के नाम से इसको जानते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीका बोल दिया, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया है, आपका सीडीके साइक्लिंग कॉम्प्लेक्स दे दिया है। तो जितने लोग सीडीके साइक्लिंग कॉम्प्लेक्स लगाए हो उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का सी। 23 पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द सरफेस सेल सरफेस रिसेप्टर। याद करो यहाँ पे नॉट की बात की जा रही है, अंडरलाइन कीजिए तुरंत, यहाँ पे नॉट की बात की जा रही है। ये सब क्वेश्चन बार बार हम आपसे पूछे थे और बार बार आप हमको जवाब भी दिए थे, चाहे वन शॉट की बात कर लें चाहे यूनिट वाइज की बात कर लें, है ना। पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन नहीं था लेकिन हाँ वन शॉट में इसको कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़े थे, याद कर लो। सेल कम्युनिकेशन जब हम लोग पढ़ रहे थे, फिर हम लोग यूनिट वाइज जब सॉल्व कर रहे थे तो वहां पे भी इसको हम लोग डिस्कस किए थे कि जो सेल सरफेस रिसेप्टर के लिए जो इन्वॉल्व होता है वो जी प्रोटीन होता है ना। आपका एंजाइम लिंक रिसेप्टर भी होता है, साथ ही साथ आपका आयन चेन लिंक लाइक रिसेप्टर भी होता है, लेकिन आपका जो स्टेरॉयड हार्मोन रिसेप्टर ये नहीं यहां पे होता है। ये बात ध्यान रखना, और ये हम कई दफा आपको बताए भी थे और बोले थे यहां से क्वेश्चन आता है, इसको इंपॉर्टेंट लगा के नोट कर लो। याद करो जो वन वीडियो जो इंपॉर्टेंट वीडियो का सॉरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो वीडियो बताए थे आपको, नहीं था इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली जो वीडियो, उसमें भी इसको हम डिस्कस किए थे भैया कि सेल सरफेस रिसेप्टर पढ़ लेना, जी प्रोटीन या फिर आपका एंजाइम लिंक चेन रिसेप्टर, इन दोनों से पूछा जाता है। और देखो यहां से क्या है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन तीनों एक साथ करके दे दिया है कि कौन इन्वॉल्व नहीं होता। देखो एग्जामिनर कैसे पूछता है ना, तो इसको ध्यान रखना आगे से। और यहाँ पे जितने स्टेरॉइड्स हार्मोन रिसेप्टर, अरे भाई आपको कुछ नहीं पता था, जी प्रोटीन याद आ रहा था, एंजाइम लिंक रिसेप्टर याद आ रहा था, आयन चेन रिसेप्टर याद आ रहा था, तो ये तीनों एक साथ के थे, लेकिन स्टेरॉइड हार्मोन रिसेप्टर हम लोग कहीं नहीं पढ़े थे, तो इसी को टिक लगा देते, है ना, तभी भी आपका ऑप्शन क्या हो जाता? करेक्ट हो जाता। आई होप कि आपका ऑप्शन ये करेक्ट होंगे। अब आगे जाओ, ड्रोसोफिला की बात कर लो। याद करो वन शॉट, ड्रोसोफिला हम लोग पढ़े थे। ड्रोसोफिला सेक्स इज डिटरमाइंड बाय, जो ड्रोसोफिला होता है उसकी सेक्स कैसे डिटरमाइन किया जाता है? तो जो मेल होता है ना, मेल जो होता है उसमें एक्स नॉट होता है, यानी कि एक ही होता है, और जो फीमेल होते हैं उनमें क्या होता है सर, एक्स एक्स वाई और इस टाइप के आपको देखने को मिल जाते थे, यानी कि एक्स और वाई यहाँ पे बोथ ए एंड बी यहाँ पे हम करेक्ट कर देंगे ड्रोसोफिला में। अच्छा ये देखो टर्नर सिंड्रोम पूछा है आपसे, याद करो कितनी दफा आपको बताएं भैया सिंड्रोम पढ़ के जाना, उसमें से एक सिंड्रोम आपसे पूछे जाएंगे। और देखो डाउन सिंड्रोम भी पूछा गया था, अभी आगे क्वेश्चन में मिल जाएगा, और टर्नर सिंड्रोम भी आपका यहाँ पे मिल गया है। टर्नर सिंड्रोम याद करो क्या बताए थे, एक्स नॉट, एक क्रोमोसोम क्या हो जाती है, एब्सेंट हो जाती है, यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम को आप यहाँ पे करेक्ट कर देते है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं 26 पे। 26 दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट सीक्रेट एंटीबॉडीज, इसमें से कौन सा ऐसा फॉलोइंग जो एंटीबॉडी की सिक्रीशन करती है? क्या आपका बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, एनके सेल, या फिर आपका क्वेश्चन नंबर 26
है ना। तो यहाँ पे कौन इन्वॉल्व सिक्रेट करता है एंटीबॉडी, तो बी लिम्फोसाइट जितने यहाँ पे लगाए हो टिक, उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा बी लिम्फोसाइट। यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 का 1 जितने लोग लगाए हो यहाँ पे सभी का ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। ठीक है, चलो 27 के बाद आ जाते हैं हम, 26 के बाद आ जाते हैं 27 पे। 27 दिया है कि CD4 सेल्स आर, ये जो CD4 सेल्स है वो क्या होते हैं, तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो हेल्पर टी सेल होते हैं। ठीक है, हेल्पर टी सेल होते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो साइटोटॉक्सिन टी सेल में भी इन्वॉल्व होते हैं, है ना, थर्मो रेगुलेटर के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप ऑल ऑफ दिस पे आप जा सकते थे, ऑप्शन नंबर डी पे, ऑल ऑफ दिस यानी कि ऑप्शन नंबर डी पे आप अपने को जा सकते थे कि जो CD4 सेल होते हैं वो साइटोटॉक्सिन टी सेल भी होते हैं और हेल्पर टी सेल भी होते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम ऑल ऑफ दिस पे अपनी क्वेश्चन को टिक करके हम आगे बढ़ सकते थे। चलो क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज इंट्रासेलुलर पैथोजन। इसमें इंट्रासेलुलर पैथोजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, जितने लोग बैच वाले थे उनको एक सेपरेट जो पीडीएफ हम लोग पढ़ रहे थे ना, उसमें पीडीएफ में अलग सा पेज ऐड करवाए थे ये सब का। अब बोले थे इसको पढ़ लीजिएगा टाइम हो तो, नहीं तो ये हायर क्लासेस में पूछे जाते हैं। बताओ बोले थे कि नहीं बोले थे। और देखो इस बार के एग्जाम में ये पूछ दिया गया है TH1 सेल जो होते हैं वो इंटरसेलुलर पैथोजन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। जिनको वो पीडीएफ जिनके पास था वो पीडीएफ खोलिए, देखिए वो पीडीएफ में उसमें यहाँ पे T1 सेल का वहां पे जिक्र किया गया था, एक बड़ा सा चार्ट था उसमें T1 सेल, T2 सेल, CD8 सेल, ये तमाम सारे लिस्ट बने हुए थे और वहीं से उसी टेबल से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना। याद करो, आप सब बार बार बोले थे इसको एक बार सरसरी नजर से देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से पूछा भी जा सकता है, नहीं तो हायर क्लासेस में आपसे यहाँ से एकदम गारंटी पूछा जाता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। चलो जितने लोग TH1 सेल लगाए हो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 20 देख लेते हैं भाई साहब, ये कितने बार हम लोग पढ़े थे, देखो कितने बार पढ़े थे इसको। क्या पूछ रहा है सर, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज गिवन बाय, किसके थ्रू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया था, तो आंख बंद करके आप टिक लगाए होगे सर सिंगल एंड निकोलसन। क्या लगाया सर, सिंगल एंड निकोलसन पे आप टिक लगा के आगे बढ़ गए होगे। ठीक है, इतनी उम्मीद है आपसे कि ऑप्शन नंबर ए पे आप 20 का करेक्ट लगा दिया, 29 का करेक्ट लगा दिया होगा। चलो 30 देख लेते हैं। अच्छा, इसमें सबका जो पेपर कोड होता है वो सबका सेम होता है, ऐसा मत समझिए कि सर मेरा 30 पे क्वेश्चन है और किसी और में 32 पे दिया होगा, ऐसा नहीं, सबका क्वेश्चन नंबर सेम रहता है, ये आपको पहले से अंदाजा लग गया होगा। आपका कोई भी सेट है देख सकते हो इसको। द पैटर्न्स ऑफ प्रोटीन्स बाइंडिंग ऑन DNA कैन बी स्टडीड बाय, याद करो इसको हम वन शॉट में भी बताए थे, कल की क्लास में भी बताए थे, है ना, जब रिवीजन कर रहे थे PYQ, और फिर जब थ्योरी पढ़ रहे थे तो वहां पे हम डिटेल में डिस्कस किए थे। फ्लैंकिंग जो साइंटिस्ट थी ना उनके ऊपर पूरा हिस्ट्री पे हम लोग बात किए हुए थे। तो यहाँ पे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा कि जो डीएनए है प्रोटीन की बाइंडिंग का स्टडी हम लोग किससे करते हैं, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से के थ्रू करते हैं। कल हम आपको उनकी साइंटिस्ट का नाम भी बताए थे, बोले थे यहाँ से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आएंगे, देखो आ गया आपका क्वेश्चन। तो एक्सरे जितने लोग लगाए हो यहाँ पे ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 31 देख लेते हैं कि इनर बाउंड्री मेम्ब्रेन एंड द इनर क्रिस्टल मेम्ब्रेन्स आर द ज्वाइंटेड बाय, क्या पूछा जा रहा है, देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। कॉन्सेप्ट जिनको पता होगा वो यहाँ से कॉन्सेप्ट को दे सकते हो कि जो इनर बाउंड्री मेम्ब्रेन और साथ ही साथ आपका इनर क्रिस्टल मेम्ब्रेन को किसके साथ सहारे जोड़ा जाता है, तो आप बताओगे सर क्रिस्टा जो ज्वाइंटिंग होता है ना, क्रिस्टा जो जंक्शन होता है, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्रिस्टा जंक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी पे जितने लोग लगाए होंगे आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं 31 पे के बाद 32 पे। 32 दिया हुआ है कि द ट्रांसपोर्ट फैक्टर, क्या पूछा जाए सर, द ट्रांसपोर्ट फैक्टर्स that help in the transport of the molecules through the nuclear pore most important is known as, ये चीज हम लोग वन शॉट में पढ़े थे। हाँ, इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि यूनिट वाइज जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो वहां पे इसकी क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन जब हम लोग वन शॉट पढ़ रहे थे पूरी वीडियो तो वहां पे इसके बारे में जिक्र किया गया था डिफिनीशन एक लाइन में। बताओ कितने लोग को याद है, ये वन शॉट से पूछा गया है। ठीक है, ये हाँ ये बात है कि इसको हम लोग क्वेश्चन के रूप में नहीं सॉल्व किए थे, लेकिन वन शॉट में इसको हम लोग स्टडी किए थे। क्या पूछा जा सर, द ट्रांसपोर्ट ऑफ फैक्टर दैट हेल्प द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स टू द मॉलिक्यूलर पोर इज कॉल्ड, यहां पे बताया था सर कैरियोफिरिन्स। क्या होगा यहाँ पे सर,
कैरियोफ्रिन्स यहाँ पे जितने लोग लगाए थे ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 दिया है माइटोकॉन्ड्रिया इज द ओरिजिनेट ऑर्गन फॉर। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये कैसा ऑर्गन होता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है? तो याद करो, आपको कितनी दफा बता चुके हैं सर, ये सेलुलर रेस्पिरेशन जहां भी देखे जाए आप इसको यहाँ पे टिक कर देना, है ना। आगे बढ़ जाते हैं 36 पे। 36 देखो क्या दिया है कि सर आपका दिया है रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। याद करो वन शॉट, क्या याद करोगे सर? वन शॉट को याद करो एक बार, और देखो वहां पे हम कितनी दफा इसको हम बात किए थे सर, ये वन शॉट से कि ये टॉपिक पढ़ लेना, यहां से आपके क्वेश्चन पूछा जाते हैं और उसको हम डिस्कस भी किए थे, है ना। जो RME है वहां पे उसको फुल फॉर्म भी बताए थे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में फुल फॉर्म तो ऑलरेडी दे चुका था, वहां पे हम उसको फुल फॉर्म भी बताए थे कि दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कोटेड टीथ। किसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सर? मैनोस के लिए नहीं, लाइसोसोम, लिपिड, यहाँ पे कैलेथ्रीन जितने लोग लगाए हो, कैलेथ्रीन यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कैलेथ्रीन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 35 देख लेते हैं। 35 दिया इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या पूछा जाए सर? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसके जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या करते हैं, कहाँ होते हैं? कहां होते हैं भैया? कि ऑलवेज फेस द आउटर साइड टुवर्ड द एक्स्ट्रा सोलर स्पेसेस। याद करो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहीं पे तो कार्बोहाइड्रेट के चेन लगे रहते थे। याद आ रहा है? फिगर के साथ कितनी दफा आपको बता चुके हैं, जब हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे थे, थ्योरी भी पढ़े थे और वन शॉट भी पढ़े थे, वहां पे सब चीज के बारे में डिस्कस किए थे। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, पोजीशन क्या होता है, पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, तमाम सारे बातें उसको डिस्कस। अब उसके ऊपर हम नहीं जाने चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की जाए, कार्बोहाइड्रेट कहाँ लगे रहते हैं, तो हमेशा देखना कि ये आउटर लेयर पे लगे रहते हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही अपना करेक्ट हो जाएगा कि दे आर द फेस आउटसाइड टुवर्ड द एक्स्ट्रा सोलर स्पेसेस। आउटसाइड की तरफ ये क्या कर रहे हैं, फेस को रखने का काम कर रहे हैं। चलो ये चीज अब देखो, जो भाई साहब फोटो दिए हैं वो अपना जूता तो सब दे दिए हैं पब्लिसिटी करने के लिए, तो इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं, कहाँ गया भाई? हाँ, क्वेश्चन नंबर 36 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 दिया है कि मेजर हिस्टो कॉम्प्लेबिलिटी कॉम्प्लेक्स इज द टाइट क्लस्टर इज लिंक्ड बाय। क्या पूछा है? ये थोड़ा आउटसाइड का क्वेश्चन पूछ दिया था, है ना। ये थोड़ा सा आउटसाइड का क्वेश्चन पूछा था 36। आप लोग क्या लगाए हो? 36। ठीक है, एक दो क्वेश्चन थे जो आउटसाइड पूछा गया था, लेकिन अगर अल्टरनेट करके, एलिमिनेट करके ऑप्शन आप किए होगे ना, तो यहाँ पे आप करेक्ट हो जाएगा। क्या पूछा है सर? हिस्टो कॉम्प्लेबिलिटी की बात की जा रही है, कॉम्प्लेक्स की। ये किसके साइड टाइटली क्लस्टर लिंक्ड हुआ रहता है? तो लिपिड मॉलिक्यूल्स के साथ तो कभी होगा नहीं, जीन के साथ तो होगा नहीं, कार्बोहाइड्रेट के साथ होगा नहीं, आपके प्रोटीन के साथ ये क्या करते हैं, टाइट क्लस्टर बना के रखते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन जितने लोग लगाए होंगे यहां पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो 37 देख लेते हैं कि इच सेल इन द इंडिविजुअल विद द डाउन सिंड्रोम। देखो भैया, डाउन सिंड्रोम पूछ लिया गया, टर्नर सिंड्रोम बोले थे, काइडू चार्ट बोले थे और डाउन सिंड्रोम पूछे थे। तो काइडू नहीं पूछा गया है आपसे डाउन और टर्नल पूछ लिया गया था। तो जो डाउन सिंड्रोम होता है, याद करो इसमें ट्राइसोमी 18 पे होता था क्रोमोसोम, और बताया था यहाँ पे 46 क्रोमोसोम होने के बजाय हो जाता है 47, यानी कि एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आपका 47 जितने लोग ऑप्शन लगाए हो ऑप्शन नंबर ए पे, आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। कल ये हम लोग कल क्वेश्चन भी किए थे, जहां पे मेन है वो उसका ब्रेस्ट हो जाता है ना, फीमेल के जैसे उसकी एक्टिविटियां होने लगती हैं, तो 47 उसमें क्रोमोसोम की उपस्थिति हो जाती है। ठीक है, 38 देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन। याद करो जब हम लोग सेल डिवीजन पढ़ रहे थे वहां पे कितनी दफा माइटोटिक डिवीजन, मियोसिस कितनी दफा आपको बताए हुए थे, और जब यूनिट वाइज एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे तो वहां पे भी हम इसके बारे में जिक्र किए हुए थे कि माइटोटिक डिवीजन में क्या नहीं होता सर, रिपेयरिंग होता है, ग्रोथ होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन गैमीट का प्रोडक्शन नहीं होता है ना। गैमीट का प्रोडक्शन नहीं होता, और नहीं वाला ही क्वेश्चन हमसे पूछा था। तो जितने लोग भी बी लगाए हो, अच्छा फिर बोल दिए कि आप अगर मेरी बात माने हो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े होगे, है ना, कॉन्सेंट्रेट दिमाग करके पढ़े हो, तो आपका ऑप्शन तुरंत तुरंत मिलते जा रहा होगा। तो यहाँ पे नॉट की बात की जा रही है, तो आप यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गैमीट की बात कर लोगे।
अच्छा देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ये हम लोग जब वन शॉट पढ़ रहे थे तो वहां पे ये आया था, लेकिन यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग कर दिया है ना। कॉन्सेप्ट तो वही है लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया है। अब जितने लोग कॉन्सेप्ट पे मेरे गए थे वन शॉट वाली वीडियो पे, वहां से ये इसको करेक्ट कर लोगे। अब बैच वाले में भी इसको हम बताए थे। लाइव वैक्सीन क्या होता है याद करो। हम बोल रहे थे सर कोविड हुआ था, कोविड हमको ना हो, हम बाहर से कोवैक्सीन ले लिए, है ना, फिर हम ले लिए पोलियो की ड्रॉप पी लेते हैं, तो वही तो लाइव वैक्सीन है भैया। वही चीज तो पूछा गया है लाइव वैक्सीन। ऑप्शन पढ़ो कि दे हैव द लो डोज ऑफ द इन्फेक्शन बैक्टीरिया एस्टिमेटेड बाय द प्रोफाइलिक एसिटिक। ये बात सही है, लो डोज होता है। आपको बताए थे पोलियो जो है, पोलियो वायरस का जो उसमें वायरस होता है लेकिन कम डोज होता है उसका, बैक्टीरिया का, ठीक है, वो हम लोग पी लेते हैं वायरस का, ठीक है। आगे दिया द डोज ऑफ द बैक्टीरियम स्ट्रेन इज द मॉडिफाइड फ्रॉम विच ऑफ द रिमेन्स इम्यूनोजेनिसिटी बट नॉट द पैथोजन। ये भी बात सही है ना। दे हैव द लो डोज ऑफ द टॉक्सिस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियम। ये भी बात सही है, यानी कि कुल ऑप्शन अपना सही है, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव जितने लोग लगाए हो यहाँ पे ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा लाइव वैक्सीन के रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये बात हम कई दफा बताए हैं, ये भी चीज आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। चलो आगे कर लेते हैं 40 पे कि इन ह्यूमन सेल की बात की जा रही है। रिकॉग्नाइजेशन मॉलिक्यूल्स आर, ह्यूमन सेल में रिकॉग्नाइजेशन मॉलिक्यूल्स क्या होता है? HLA होता है, B सेल होता है, T सेल होता है या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। क्या होता है ना। आपका मॉलिक्यूल्स क्या होता है कल याद करो, आपको बताए थे, ये क्वेश्चन सॉल्व कराए थे आपको। अब बताए थे ह्यूमन, इसका फुल फॉर्म भी बताए थे आपको, ह्यूमन ल्यूकोसाइट। कितने लोग को याद आ रहा है ल्यूकोसाइट एंटीजन? कितने लोग को याद आ रहा है HAL? ये कल का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं। यहाँ पे HAL जितने लोग लगाए हो यहाँ पे ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 40 का A। 41 देख लेते हैं। 41 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिया था, देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड कंसीडर है द नॉन स्पेसिफिक डिफेंस? इसमें से नॉन स्पेसिफिक डिफेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखो ऑप्शन पढ़ो, थोड़ा सा ऑप्शन लेंदी दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। interact the skin creates the barrier that cannot be the normal penetrated to the bacteria or the virus। ये बात सही है। secretion from the siliceous and the sweet gland give the skin at the acidic pH and prevent the bacterium colonization। हिंदी में भी आप पढ़ सकते थे, ये भी बात सही है, ऑप्शन नंबर बी भी। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, आंसुलार म्यूकस में लाइसोजाइम पाया जाता है जो जीवाणु को कोशिका का पचाने का काम करता है, यानी कि बैरियर का काम करता है, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, वहीं से ये क्वेश्चन पूछे गए। तो ये भी सी वाले भी बात सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी की बात करें उपयुक्त तो सभी जो अपना हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। यानी कि कुल मिला के एक बात बताएं, आपको ये कई दफा बताए भी थे कि आपके एग्जाम में ऑल ऑफ द अबव वाला क्वेश्चन मिलते हैं। ये 99.9% ऐसी प्रायोरिटी होती है कि ये करेक्ट हो जाते हैं। 0.1% ही प्रोबेबिलिटी ऐसी होती है कि जो करेक्ट नहीं होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर ऑप्शन आप पढ़ोगे तो आपको तुरंत इंडिकेट कर जाएगा कि भैया ये सारे ऑप्शन आपके सही बता रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट हो गया था। 42 देख लेते हैं। इन द क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द टू हेट्रोजीनस द F2 जनरेशन विल बी। ये हम लोग बैच में पढ़े थे अच्छे से। यहाँ पे 1:1 हेट्रोजीनस होमोजाइगस देखने को मिलता है, ये चीज रेशियो यहाँ पे आप बता लोगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 दिया है कि द मेजर इंटरेक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबलाइजिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। याद करो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला टॉपिक थ्योरी में भी, एमसीक्यू में भी, वन शॉट में भी, यानी 3 जगह इसको पढ़े हुए थे। और वहां पे ये बताया सर यहाँ पे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है। क्या होता है भैया? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है कि प्लाज्मा झिल्ली में स्थित करने वाले जिम्मेदार प्रमुख अंतर क्रिया वाले कौन होते हैं? तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की यहाँ पे बात की जाती है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंड पासेस थ्रू द न्यूक्लियर पोर्स। इसमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल्स है जो न्यूक्लियर पोर के थ्रू क्या होता है? ट्रांसमिट होता है। क्या राइबोसोमल सब यूनिट, माइटोकॉन्ड्रिया, एमआरएनए या फिर बोथ एंड बी? याद करो जब हम ट्रांसमिट ऑफ पोर की बात कर रहे थे तो वहां पे बात किए थे सर जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं सर? जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इजिली ट्रांसमिट हो जाते हैं, है ना, इजिली ट्रांसमिट हो जाते हैं। ये बात हम आपको बताए थे, जिसमें से क्या आ जाता है सर? प्रोटीन आता है। क्या आता है भैया? प्रोटीन आता है और आपका आरएनए आता है।
क्या था भैया, प्रोटीन और आरएनए आता है। देखो आरएनए आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया था, यानी कि आरएनए का टाइप दे दिया था एमआरएनए। अब प्रोटीन में आपका क्या दिया था सर, राइबोसोमल सब यूनिट दिया हुआ था। इनडायरेक्टली बोलने का वही तरीका था, राइबोसोमल सब यूनिट। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और सी अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जितने लोग लगाए हो यहाँ पे सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आने वाला है, करेक्ट हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बात कर लेते हैं 45 पे कि सिंथेसाइज ऑफ द राइबोसोम। राइबोसोम की सिंथेसिस में प्रोकैरियोट में कहां होता है, यानी कि प्रोकैरियोट यानी कि बैक्टीरिया की बात की जा रही थी यहाँ पे, ध्यान रखना बैक्टीरिया की बात की जा रही थी। और बैक्टीरिया में राइबोसोम कहां सिंथेसाइज होता है, क्या न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोलस में, न्यूक्लियोप्लाज्म में, या फिर साइटोसोल में। तो याद करो हम आपको चिक के बताए थे कि सर यहाँ पे साइटोसोल आपका करेक्ट हो जाएगा, या फिर आपका साइटोप्लाज्म लिखा रहता, साइटोप्लाज्म भी लिखा रहता, तभी भी आप इसको करेक्ट कर देते। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जितने लोग लगाए हो यहाँ पे सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना, 45 का। आगे बढ़ते हैं 46 पे। 46 दिया था आपका कि व्हाट डू टीलोमियर्स डू, व्हाट आर टीलोमियर्स डू। ये थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने तरीका एग्जामिनर का अलग था, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट जितने लोग को पता था वहां से एक ऑप्शन कर लेते, ऑप्शन पढ़ के ही लगा लेते, ऑल ऑफ द अबव पे, है ना, कुछ नहीं तो ऑल ऑफ द अबव पे। क्या दिया है, दे प्रोटेक्ट द क्रोमोसोम फ्रॉम द डिहाइड्रेशन ऑफ द न्यूक्लियस, ये बात सही है। दे प्रिवेंट द एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम फ्रॉम द फ्यूजिंग टू द विद द ईच अदर, ये भी बात सही है। दे आर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन, ये भी बात सही है। यानी कि ऑल ऑफ द अबव वाला जो ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। कुछ समझ में नहीं आया तो ऑल ऑफ द अबव पे आप करेक्ट कर ले, लेकिन नॉन ऑफ दिस पे कभी नहीं टिक किया, आपको कई दफा बताए थे। तो ऑल ऑफ द अबव पे जितने लोग लगाए हो उनका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 47 पे देख लेते हैं। 47 देखते हैं कि व्हाइट गोस्ट, रिलीज गोस्ट एंड सील्ड गोस्ट आर द टाइप ऑफ। देखो ये अब कुछ लोग सोचेंगे सर ये आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया गया है, इसमें भूत की बात की जा रही है, सफेद भूत, है ना, रिलीज भूत तो यहाँ पे भूत का मतलब, कहने का गोस्ट का मतलब ये था कि आपकी आरबीसी से बात की जा रही थी। किसकी बात की जा रही थी सर, आरबीसी की बात की जा रही थी, है ना। ये फिजियोलॉजी का क्वेश्चन पूछ लिया था, ये जो कि अपने कौन इसको अगर सुने हुए इरिथ्रोसाइट जो होते हैं ना उनको गोस्ट का हम लोग इंडिकेट कर देते हैं। तो एम्प्टी आरबीसी जो मेम्ब्रेन होता है ना, यहाँ पे इसका ये टाइप था, ठीक है। तो आरबीसी जितने लोग लगाए हो यहाँ पे इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमको लग रहा है कि आपका कुछ ही लोग का ये करेक्ट होगा, इतनी उम्मीद है आपसे, ठीक है क्योंकि ये कुछ लोग सोचे सर ये आउट ऑफ सिलेबस दे दिया है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। चलो 48 देख लेते हैं। 48 की बात कर लें कि नेम द सेल विच रिसीव द एंटीजन प्रेजेंटेड बाय द एमएचसी मॉलिक्यूल्स, है ना। एमएचसी मॉलिक्यूल से ऐसा कौन सा एंटीजन है जो कि आपके एंटीजन को रिसीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, क्वेश्चन नंबर 48, है ना। 48 की बात कर रहे थे हम लोग। तो यहाँ पे एनके सेल है, बी सेल है, टी सेल है और मैक्रोफेजेस हैं। तो जितने लोग यहाँ पे टी सेल पे लगाए हो टिक, उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा टी सेल पे। आगे बात कर लेते हैं कि 49 पे कि विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट कंकेयरिंग द हेट्रोक्रोमेटाइन्स, है ना। हेट्रोक्रोमेटिन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखो थोड़ा सा ऑप्शन आपका ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछने का जो तरीका था कुछ नहीं था। क्वेश्चन देख के बच्चे कंफ्यूज घबरा गए होंगे, सर इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ो कुछ नहीं है भैया इसमें, है ना। ऑप्शन पढ़ते जाओ आप टिक लगाते जाओगे। क्या पूछ रहा है सर कि जो आपका स्टेटमेंट दिया इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। ये पहली बार ट्रेडिंग में आया है क्वेश्चन पूछने के तरीका में, है ना, कि आपका स्टेटमेंट देख के तब पूछा जा रहा है कि बताओ इसमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये दिया है दे आर नॉट इजिली ट्रांसक्रिप्ट, ये बात सही है ना, ये बात सही है आपका। अगला दिया इट अकर्स इन द सेंट्रोमियर्स ऑफ द क्रोमोसोम, ये भी बात सही है। अगला दिया है कि सर इट इज द एसोसिएटेड विद द हिस्टोन H1, हिस्टोन जो H1 होता है उसके साथ ये क्या होता है सर, जुड़ा रहता है, ये भी बात सही है। फिर तीसरा आपका चौथा ऑप्शन दिया है दे आर द रिलेटिवली डिस्पर्स इन द स्टेन पुअरली, इसको स्टेन करने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, तो ये भी बात सही है। यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो ऑल ऑफ द ऑल ऑफ द अबव पे अगर जितने लोग गए होंगे यहाँ पे सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन को देख के घबराने की कोई दिक्कत नहीं था, आप लोग ऑल द अबव ये पढ़ते, ऑल ऑफ द अबव पे आप टिक लगा देते, है ना। आई होप कि ऐसा काम आप लोग किए भी होंगे। और लास्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं कि व्हाट काइंड्स ऑफ द
व्हाइट ब्लड सेल, है ना, WBC की बात की जा रही है कि व्हाइट ब्लड सेल में डिफेंड अगेंस्ट द पैरासाइट इन्वेडर्स। याद करो वन शॉट और बैच वाले जब हम इम्यूनिटी सिस्टम पढ़ रहे थे तो वहां पे भी डिस्कस किए थे कि न्यूट्रोफिल्स का क्या काम होता है, ये प्लाज्मोसाइट तो हटा ही दो, मोनोसाइट का क्या काम होता है, और साथ ही साथ आपका स्नोफिल्स का क्या काम होता था। तो यहाँ पे क्या पूछा जाता है सर कि सफेद रक्त कोशिका, श्वेत जो रक्त कोशिका है उसको रक्षा करने के लिए कौन परजीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कहीं हम लोग चले गए, लगता है तुरंत छींक आने, वहां पे WBC काम करेगा, है ना, उसको रोकने के लिए। तो WBC का कौन सा काम करने लगेगा, तो आपका ये बताओगे सर स्नोफिल, वहां पे स्नोफिल बढ़ जाता है इसलिए हमको छींक आने लगती हैं, सर्दियां होने लगती हैं। तो यहाँ पे WBC इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके लिए, है ना। तो यहाँ पे जितने लोग आप लोग ऑप्शन नंबर डी लगाए हो स्नोफिल, यहाँ पे उनका करेक्ट हो जाएगा। वहीं पे आप बोलता है कि कोई वायरस हमारे बॉडी में आ रहा है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए कौन आता है, तो न्यूट्रोफिल्स आता है, तब ये आप करेक्ट करते हैं। स्नोफिल्स यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप कि 50 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं। इस 50 में से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर आउट ऑफ 50 मेरे कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। आउट ऑफ 50 मेरे कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, है ना। तो आउट ऑफ 50 मेरे कितने क्वेश्चन करेक्ट हो गए हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा क्या ये जो भी हम लोग क्वेश्चन आपके सामने आया था, क्या ये PYQ से नहीं था, वन शॉट से नहीं था, है ना। और साथ ही साथ आप जब यूनिट वाइज जो MCQ सॉल्व कर रहे थे उसमें से भी क्वेश्चन था। यानी कुल मिला के बात की जाए तो जितने लोग प्लेलिस्ट देख के गए होंगे, है ना, जिसमें थ्योरी क्लासेस, वन शॉट, यूनिट वाइज क्वेश्चन, उसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके एग्जाम में सर्कुलेट हुए हैं। और हाँ, एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो कि नया ट्रेडिंग में आया, लेकिन वो पूछने का जो तरीका था उसका बहुत ईजी था, है ना। अगर क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़े होगे, एक दो क्वेश्चन ही ऐसे थे, है ना, जैसे स्टेटमेंट वाला आ गया एक, और एक आपका टीलोमियर्स वाला आ गया। तो ये जो अगर क्वेश्चन अगर पढ़े होगे ना तो आपको ऑप्शन से ही आपको सेटिस्फाई मिल गया होगा कि सारे ऑप्शन आपके करेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका जूलॉजी का आपका DDU का पेपर। किसका पेपर सर, DDU का पेपर, जो कि BSc फर्स्ट सेमेस्टर का था। किसका था सर, BSc फर्स्ट सेमेस्टर का था। तो ये तो था DDU का। अब बात आती है सर कि अदर यूनिवर्सिटी वाले बच्चे, है ना, जैसे जहां पे अभी जूलॉजी का एग्जाम नहीं हुआ है तो वो बच्चे भी इस क्लास को देख सकते हो, क्योंकि यहां से कुछ आपको हेल्प मिल जाएगा आपके एग्जाम के लिए। और जो भी आपका PYQ है उसको भी आप फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, जिनका आने वाला एग्जाम है उसके लिए बता दें। और बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दें मैं 50 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।